हाय बच्चों, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं सिविक्स के बुक का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म का पार्ट 3। मैंने अपने दो प्रीवियस वीडियोस में पार्ट 1 पार्ट 2 बनाकर आपको एक्सप्लेन किया है। नाउ दिस इज पार्ट 3। देखो पार्ट 3 के अंदर हमारी बुक में टोटल 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं। फर्स्ट दिया हुआ है लैंग्वेज पॉलिसी। जो सेकेंड पार्ट दिया हुआ है वो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स और जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है वो है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। तो मैं थ्योरेटिकली आपको तीनों बातों को वर्डली समझा देता हूं। आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, स्कूल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। देखो, लैंग्वेज पॉलिसी का मतलब है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद भारत के लोगों ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या पॉलिसी अडॉप्ट करी? बच्चों, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी, यानी इंडिया विल नॉट डिक्लेयर एनी लैंग्वेज एज अ नेशनल लैंग्वेज और द मदर टंग ऑफ द कंट्री। यहाँ इस चीज को ध्यान रखना, हिंदी भारत में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। बिल्कुल अनडाउटेडली 40% पीपल, 40% लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी हिंदी को नेशनल लैंग्वेज कंसीडर नहीं किया गया। जानना चाहते क्यों? ताकि भारत में वैसा ना हो जैसा श्रीलंका में हुआ था, जहां तमिल और सिन्हालीस के बीच में झगड़ा हुआ था लैंग्वेज को लेके। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लैंग्वेज को एक डिस्प्यूटेड और कॉन्फ्लिक्टेड मैटर बनाने की जगह उसको इस तरीके से हैंडल किया जो भारत की यूनिटी का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर बना। आजादी के बाद से देखो हम लोग एकदम खुश हैं, कोई किसी से लड़ झगड़ रहा नहीं है और सारे तरह के काम देश में अच्छे से हो रहे हैं। जानते हो किस कारण? लैंग्वेज पॉलिसी के कारण। क्योंकि किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया, बल्कि इसकी जगह हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कंट्री बना दिया गया। क्या बना दिया गया? हिंदी इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, यानी भारत के अंदर जितने भी काम है वो हिंदी में हो जाए, इंग्लिश में हो जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं होगी। इससे क्या हुआ? कश्मीर से लेकर साउथ इंडिया तक लोगों में जितने भी पॉसिबल डिस्प्यूट्स थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उनकी पॉसिबिलिटी कम हो गई। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा काम किया गया वो ये कि इनके अलावा 22 भाषाएं, 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल लैंग्वेज की कैटेगरी में डाल दिया गया। तो अगर आप भारत में रहते हो और कोई से भी कंपटीशन एग्जाम्स या कुछ भी देते हो तो यू कैन नॉट, आप इंग्लिश के साथ जा सकते हो, हिंदी के साथ जा सकते हो, और आप इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज को एज अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हो। इसमें किसी तरह का कोई इशू नहीं है। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहली टेस्टिमनी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सक्सेस की पहली एग्जामिनेशन क्या थी? लैंग्वेज पॉलिसी। इजीली ओवरकम किया क्योंकि हमने किसके कॉन्सेप्ट को नहीं रखा? नेशनल लैंग्वेज के। इसकी जगह क्या बनाया? ऑफिशियल लैंग्वेज। कितनी है ऑफिशियल लैंग्वेजेस? 2, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक की, दैट इज लिंग्विस्टिक स्टेट। बच्चों, लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब होता है वो स्टेट जो फॉर्म्ड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पे बनने वाले राज्य। मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करता हूँ। भारत में लैंग्वेज के बेस पे बनने वाला फर्स्ट स्टेट था आंध्र प्रदेश। कौन सा था? यस, वही आंध्र प्रदेश जो बाद में अभी रिसेंटली कुछ साल पहले डिवाइड हो गया। ईयर फाइंड आउट करना है ना, कौन से साल में आंध्र प्रदेश डिवाइड हुआ? 2 नए स्टेट बने, सीमांध्रा और तेलंगाना। तेलंगाना नॉर्थ में, सीमांध्रा साउथ में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट जो किसके बेसिस पे बनाया गया था? लैंग्वेज के बेस पे। पहली बार कब बनाया गया था? 1953 में, है ना। डिस्प्यूट क्या था? यहाँ पे 2 भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। इट वॉज नोन एज मेड्रॉस। इसे क्या कहते थे आजादी के बाद? मेड्रॉस के नॉर्थ वाले एरिया में रहते थे तेलुगु स्पीकिंग पीपल। कौन रहते थे? तेलुगुस। और मेड्रॉस के साउथ में रहते थे तमिल, जिसे हम आज तमिलनाडु कहते हैं। तो दोस्तों, तमिल और तेलुगु लोगों के बीच में डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते गए। उन्होंने कहा, तमिलों ने कहा हमें अलग स्टेट दो, तेलुगुस ने कहा हमें अलग स्टेट दो। एंड अल्टीमेटली जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़े और इसके अंदर वायलेंस हुआ तो इन्हें डिवाइड कर दिया गया 2 पार्ट्स में। ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाया? ऊपर वाला पार्ट कहलाया आंध्र प्रदेश, और नीचे वाला क्या कहलाया?
तमिलनाडु। सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक कि भारत में लिंग्विस्टिक स्टेट बनने कब से शुरू हुए। इसके बाद तो एक के बाद एक स्टेट्स को भारत में लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया। एग्जाम्पल गुजरात फॉर गुजराती पीपल, दूसरा महाराष्ट्र फॉर मराठी लैंग्वेज पीपल। सो इस तरीके से भारत को लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया। अच्छा एक और बात बताऊं, हमारे कुछ नेशनल लीडर्स सस्पिशियस थे भारत को इस तरह से डिवाइड करने पे, क्योंकि वो ये मानते थे कि इससे भारत के लोगों में डिसयूनिटी पैदा हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग डिसयूनिटी की जगह किस में एंटर हुए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विच मीन्स कि हमारी एकता कम होने की जगह ज्यादा क्या हुई, इंक्रीज। और हम आज अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग भाषाओं के डोमिनियंस के बीच में रहते हैं, जहां पर उन भाषाओं को बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं मिलजुल कर। इससे भारत की एकता और भारत की संस्कृति मीन्स ना तो कल्चर और ना यूनिटी को किसी तरह से कोई हार्म पहुंचाया। नाउ आई एम मूविंग ऑन आवर थर्ड पॉइंट, दैट इज सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। बच्चों इसका मतलब होता है केंद्र राज्य संबंध। सेंट्रल मीन्स केंद्र, स्टेट मीन्स राज्य, रिलेशनशिप मीन्स संबंध। तो केंद्र राज्य संबंधों की जहां तक बात है वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन सी पार्टी रूल कर रही है, सेंट्रल के अंदर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, स्टेट के अंदर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है। यार अगर सेंटर और स्टेट में सेम पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड अगर जो पार्टी कहां रूल कर रही है, जो पार्टी कहां रूल कर रही है सेंट्रल में, वही पार्टी कहां भी रूल करे स्टेट में, तो आप समझ सकते हो इससे भारत का फेडरल स्ट्रक्चर कमजोर होता है। और अगर इसके ऑपोजिट सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्स पार्टी है और स्टेट गवर्नमेंट में वाई पार्टी है, तो ये भारत के फेडरलिज्म के लिए ज्यादा बेहतर होता है। सो फेडरलिज्म कहां जाके ताकतवर होता है, जबकि स्टेट और सेंटर में डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों। भारत में आफ्टर इंडिपेंडेंस लॉन्ग टाइम पीरियड तक एक ही पॉलिटिकल पार्टी रूल करती रही, सेंटर में भी और स्टेट में भी। पार्टी का नाम कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना, ठीक है। तो एक पार्टी भारत में सेंट्रल स्टेट में रूल करती रही, तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि सेंट्रल गवर्नमेंट की डोमिनियंस हमेशा किस पे बनी रही, स्टेट्स पे। सो स्टेट फ्रीली डिसीजंस नहीं ले पाते थे। बट अभी लास्ट कुछ डिकेड्स में सिनेरियो चेंज होते जा रहा है। अब कोई भी एक सिंगल पार्टी पूरे इंडिया पे रूल नहीं कर पा रही है ना, पूरी एक सिंगल पार्टी कहां रूल कर पा रही है पूरे भारत पे, क्योंकि एक पार्टी अब पूरे भारत पे रूल नहीं कर पा रही है। तो फिर ऐसी कंडीशन में कौन सी गवर्नमेंट्स बनती है सेंटर के अंदर, कोएलिशन गवर्नमेंट। नाउ आपके लिए एक और काम है, यहाँ पे आपको कोएलिशन की डेफिनेशन को लर्न करना है, एग्जाम में पूछा जाता है ना। मैं आपको बता दूं कोएलिशन में वो गवर्नमेंट बनती है जो उसमें एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कोएलिशन गवर्नमेंट की डेफिनेशन लर्न करनी है। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में किस चीज का ध्यान रखना है, अगर सेम पार्टी रूल है, क्या है सेम पार्टी रूल, तो फेडरलिज्म कमजोर होता है। और अगर कोएलिशन गवर्नमेंट है तो फेडरलिज्म स्ट्रांग होता है। सो ये थे हमारे चैप्टर फेडरलिज्म का थर्ड वीडियो, जिसमें 3 चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की। लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या है, पहला स्टेट आंध्र प्रदेश, दूसरी बात लैंग्वेज पॉलिसी, नो नेशनल लैंग्वेज, ओनली ऑफिशियल एंड शेड्यूल लैंग्वेज, एंड थर्ड इज सेंट्रल स्टेट रिलेशन, जिसमें कोएलिशन आता है। अब मैं आपको मिलूंगा फोर्थ वीडियो डिसेंट्रलाइजेशन में। ओके बाय।